नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे भूगोल की एमसीक्यू की श्रृंखला की अगली कड़ी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको क्या कहा जाता है? यानी प्रश्न है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है परिभ्रमण, घूर्णन, ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और हम घूर्णन को ही दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। हम लोग इस दैनिक गति के बारे में बचपन से पढ़ते आए हैं। तो यही घूर्णन जो है वो दैनिक गति कहलाती है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना इसको बताया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने इसको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमना है परिक्रमण, घूर्णन, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के उत्तर के जानने से पहले दो उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक लट्टू है। यह एक लट्टू है। अपने कील पर जब ये घूमती है तो अपने कील पर ही घूमती है, तो यह कहलाता है आपका घूर्णन। यह कहलाता है आपका, यह घूर्णन कहलाता है। और उसके बाद एक उदाहरण ले लीजिए। एक आप साइकिल का जो है ना रिंग ले लीजिए जिसमें स्पोक लगा होता है। तो यह कहलाता है, यानी मान लीजिए कि यह उसका केंद्र है और केंद्र के चारों ओर घूमता है। तो यह चारों ओर घूमना जो होता है क्या होता है? आपको परिक्रमण का एक उदाहरण है। यानी अगर पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में इसको समझा जाए, मान लिया जाए कि यह सूर्य है, यह सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर घूमने के से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और मान लिया जाए यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। आप मेरे फोटो बनाने पर नहीं जाइएगा। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर अपने ही अक्ष पर घूमती है, यानी अपने ही अक्ष पर घूमती है, तो यह घूर्णन कहलाता है। जब यही पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है, तो उसको परिक्रमण बोलते हैं। और इसी परिक्रमा शब्द से यह परिक्रमण बना है। तो हमें घूर्णन और परिक्रमण में अगर भूल जाते हैं तो जब देखते होंगे कि औरतें आप पीपल के चारों ओर सोमी अमावस्या के दिन घूमती हैं, तो क्या करती हैं? परिक्रमा करती हैं। यानी उसी तरह पृथ्वी उस पीपल और बरगद के पेड़ के चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया से संबंधित करके हम परिक्रमण कह सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण का एक और नाम है, और परिक्रमण का एक नाम है वार्षिक गति। परिक्रमण का क्या नाम है? वार्षिक गति। हम सब लोगों ने दैनिक गति और वार्षिक गति पढ़ी है ना। तो दैनिक गति कहलाता है आपको घूर्णन, और वार्षिक गति क्या कहलाती है? परिक्रमण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पृथ्वी का अपने अक्ष का जो है ना, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? पृथ्वी, अब देखिए हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का चित्र है हमारे साथ। पृथ्वी कितनी डिग्री पे झुकी हुई है? हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो पूछ यही रहा है कि ये जो कक्षा तल से कितने डिग्री का ये कोण बनाता है। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? अब अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ये कितने डिग्री का बन रहा है? यानी 66.5 डिग्री का बन रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो किसी स्थान को की सही स्थिति का ज्ञान कराता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप एक उत्तर देखने से पहले आप एक चित्र को देखें। ये मान लेते हैं कि हम ये ग्लोब यानी पृथ्वी का प्रारूप है और उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है। तो क्या कर रहा है? आधे पूरे पे दिन दिख रहा है और आधे पे अंधेरा दिख रहा है। दिख रहा है?
चलिए, इसी से संबंधित यह प्रश्न का उत्तर है, और उत्तर इसका क्या होगा? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्लियर है? चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने गति से घूमती है? यानी पृथ्वी घूम रही है, और देखिएगा इस स्पीड जान के हम दंग रह जाएंगे। पृथ्वी अपने गति पे जो है वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। अब देख लीजिए, बाइक चलाते हैं तो 40, 50, 60 स्पीड से चलाते हैं, 70 के स्पीड से, 120 के स्पीड से चलाता है तो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। और पृथ्वी कितने प्रति घंटे से घूम रही है? 1670 किलोमीटर प्रति घंटे से घूम रही है। तो भाई जब पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हम पृथ्वी से फेंका क्यों नहीं जा रहे हैं? इतनी तेजी से घूम रही है पृथ्वी, और गोली है, पृथ्वी जो है गोले आकार से है, तो हम पृथ्वी इतने तेज से जब घूम रही है तो पृथ्वी से हम फेंका क्यों नहीं जा रहे हैं बाहर? इसका कारण है कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम सब लोग पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, और इतनी गति में होने के बाद भी हम लोग पृथ्वी से बाहर नहीं हो रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आइए देखते हैं आपको छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कितना है? पृथ्वी कितने समय में सूर्य की परिक्रमा करती है? यह देखना है, और इसको एग्जैक्ट, हम सबको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में हम लोग सामान्यतः जानते हैं, 365 दिन में जानते हैं ना। यहाँ है एग्जैक्ट कितना है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 44 सेकेंड, 364 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। चूंकि मैं प्रश्न को इसलिए पढ़ता हूँ, इसको आप दूसरे में कि समय निकाल नहीं, हर प्रश्न को पढ़ना जरूरी है, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको देता है। तो 363 डे 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, और इनमें से कोई नहीं। जब आप देखेंगे, जब आप पता करते हैं कि हम लोग 365 दिन कम से कम उसको मान लेते हैं, क्योंकि वो होता कितना है? वह होता है आपको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, और इसी को 365 दिन मान लिया जाता है। लेकिन कमी कितना रह जाता है? कमी आपको सबको मिला के जो घंटा यहाँ बच जा रहा है, उतना घंटा तो साल में हो नहीं रहा है, ये 365 दिन में, और यहाँ ये बच जा रहा है, बाकी इतना बच रहा है, ये 6 घंटा बच रहा है, 6 घंटा, और 6 घंटा को 4 मिला देते हैं, इसमें भी कुछ बचता है, वो आगे कैलकुलेट होता है, 24 घंटा बनता है, 24 घंटा। और इसी 24 घंटे के चलते हर साल आपको 29 दिन का फरवरी होता है, 29 दिन का फरवरी होता है, जिसको लीप ईयर कहा जाता है। यही बचा हुआ 6 घंटा जो है ना, लगभग 6 घंटा को हम आगे 24 घंटे में बना के एक दिन बना देते हैं, इसीलिए लीप ईयर हर 4 साल पे होता है, यही कारण है। यानी पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड लगता है। तो हम लोग 365 दिन तो गिन लेते हैं, हाई बाकी क्या करते हैं? बकिया जो है, बकिया आपको बच जो जाता है, इसको 4 साल में कैलकुलेट करके एक साल एक दिन बढ़ा देते हैं, और लीप ईयर में वो दिन कितना हो जाता है? 366 दिन का वो साल हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां, लीप ईयर में किस महीने में एक दिन जोड़ा जाता है? लीप ईयर में अभी हमने उसकी चर्चा की, तो बहुत ज़्यादा उस पर बात करने की जरूरत नहीं है, वो होता है फरवरी। क्लियर है? चलिए, फरवरी कितने दिन का हो जाता है? उसमें 28 दिन का सामान्यता होता है, तो फरवरी जो लीप ईयर में कितने दिन का हो जाता है? 29 दिन का हो जाता है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि लीप ईयर में फरवरी कितने दिन का होता है, तो हमें जानकारी अगर रहेगी तो हम क्या बताएंगे? 29 दिन का रहता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां प्रश्न देखते हैं। लीप ईयर कितने वर्षों में आता है? 4 वर्षों में, 25, 50, 100। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था आपको छठे प्रश्न में, तो हमें पता चला था कि 4 वर्षों में लीप ईयर आता है। और क्यों आता है? वो 6 घंटा जो है, जिसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करके और 4 साल में उसको 24 घंटा बना के उसको एक दिन बना देते हैं। क्लियर है? डी से, डी का मतलब डे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। असत्य कथन चुने, ध्यान रखिएगा असत्य है।
तो इसमें से कई सारे प्रश्न इसमें से निकलेंगे। असत्य कथन क्या है? असत्य कथन भाई इसमें है कि सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। दूसरा, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ए और बी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न यह कह रहा है असत्य कथन। तो आइए कथन को की जांच करते हैं। सामान्यतः वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सामान्यतः वर्ष को यानी 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। यह कथन तो सत्य है। उसके बाद ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बिल्कुल, यह कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, तो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी यानी कभी झुकी रहती है तो सूर्य का प्रकाश अलग ढंग से पड़ता है। जब राउंड करते करते कभी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाएगा, कभी विषुवत रेखा पे उसका प्रकाश पड़ेगा तो कभी कहीं पड़ेगा। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के सामने पृथ्वी के आने की स्थिति के चलते ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरा कथन भी आपको सही है। यह तीसरे में कह रहा है ए और बी, यानी ए और बी तो सही है ही। तो असत्य कथन है इसमें, इनमें से कोई नहीं। यहां उत्तर क्या हो जाए इस प्रश्न का? इनमें से कोई नहीं, यानी सारे जो भी कथन है वो सत्य हैं। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। अब 10वां प्रश्न को प्रश्न जो है इसके आगे है और इससे संबंधित है। अब देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। पृथ्वी, ये सूर्य है। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा ये वीडियो को रोक करके। देखिए, अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। हम सबसे पहले जाने ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव हम लोग ने देख लिया। अब देखिए एक एक डेट से देखते हैं। जब यह दिन जो है 12 दिसंबर का होता है, जब 12 दिसंबर का होता है, अभी भी मौसम कौन सा चल रहा है? ठंडा का, ध्यान रखिएगा। तो 12 दिसंबर में जो है ना, आपको सूर्य जो है उसकी स्थिति के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में अभी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग यहाँ इस जगह पे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु हो रहा है। अभी ठंडा का मौसम है ना, तो शीत ऋतु होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? आपको ग्रीष्म ऋतु होगा। वहीं आगे जब पृथ्वी और घूमते घूमते 21 मार्च का समय आता है तो वो विषु का मतलब होता है, विषु होता है। विषु का मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? शरद ऋतु होगा। विषु को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सूर्य जब 21 जून के समय में आता है तो सीधा पड़ता है इस सामने। तो इसका मतलब होता है कि उत्तरी गोलार्ध में आपको गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, ठंडा का मौसम होता है। और 21 जून को यही उत्तरी अयनांत कहलाता है। ठीक है, और 22 वाले को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्लियर है? इसको हम बाद में आगे दक्षिणी अयनांत और उत्तर अयनांत क्या है इसको डिस्कस करेंगे। आगे के प्रश्नों से क्लियर हो जाएगा, हम इसको बस देखते चलना है। आपको 23 सितंबर का दिन यह भी विषु का होता है और इस दिन उत्तर गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। अब आते हैं विषु। ये विषु क्या है? ये विषु है, आप देखिएगा कि जहां जहां 21 मार्च है और 23 सितंबर है, इन दोनों को विषु कहा जा रहा है। देखिएगा कि सूर्य की जो किरणें हैं ना, सीधी यानी बराबर पड़ रही हैं। यानी का मतलब है कि यहाँ जितने का दिन होगा उतने ही का रात होगा। यानी इस दिन सभी पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं, हमने विषु को समझ लिया। अब आते हैं दूसरी तरफ। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तो 21 जून को जो है सबसे बड़ा आपको क्या होता है? दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और वहीं इस साइड अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। यह याद करने वाली चीज है और इससे संबंधित आगे प्रश्न मिलेंगे, यह देख लेना है। क्लियर है? दिन रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर,
सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर या सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, सबसे छोटी रात 21 जून। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और इससे संबंधित प्रश्न आपको क्लियर करते हैं। इसको आप वीडियो को रोक करके जरूर इस सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए, यदि आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा तो इस चैनल के इस वीडियो को रीच मिलेगा। और चूंकि एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन तक जरूर पहुँचे। तो आप मेरा साथ दीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए और मेरा साहस बढ़ाइए। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, अपने यहाँ अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब है? अभी मैंने डिस्कस किया कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कब है। हमने अभी देखा कि 21 जो मार्च है, 23 सितंबर है और 21 जून है और 22 दिसंबर है। तो 21 जून के समय को हमने देखा था कि सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। तो 21 जून का जो है सबसे बड़ा दिन माना जाता है। अगर दिन बड़ा है तो ऑब्वियस है कि रात छोटी होगी। और इसी घटना को आपको कहते हैं उत्तरी अयनांत। उत्तरी अयनांत कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न आता है कि उत्तरी अयनांत कब होता है तो आपको 21 जून को होता है। और उसमें क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, यदि यही उत्तरी अयनांत होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट आपका दक्षिणी अयनांत होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, वहां देखते हैं दक्षिण अयनांत में क्या होता है। अब देखिए उत्तरायण अवधि क्या कहलाता है। हम लोग समझते हैं ना कि उत्तरायण अवधि भगवान कहा जाता है कि खिचड़ी के बाद आता है, लेकिन डेट से अगर चीज़ें को देखा जाए तो उत्तरायण अवधि क्या है। उत्तरायण अवधि है 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च से 22 दिसंबर, 25 दिसंबर से 14 जनवरी, 21 मार्च से 21 जून। तो उत्तरायण अवधि अगर देखा जाए तो उत्तरायण अवधि है आपको 21 मार्च से 21 जून। होता क्या है कि इस दिन से 21 मार्च से सूर्य जो है आगे बढ़ने लगता है और अपने पीक पर पहुंच जाता है कब? 21 जून तक। यानी पृथ्वी के सामने सूर्य पूरी तरह से एकदम विश्व जो है ना सामने रहता है। क्लियर है? तो यानी उत्तरायण की अवधि कहलाती है सूर्य अपने पीक पर रहता है हमारी तरफ, ठीक है। तो 21 मार्च से लेके 21 जून के समय को क्या कहा जाता है? उत्तरायण अवधि कहा जाता है। तो उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न के संबंध में देखिएगा कि यहाँ पूछा गया है असत्य क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी असत्य के ऑप्शन आते हैं अगर प्रैक्टिस सेट में, तो देखिएगा कई सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ मिलते हैं। तो प्रश्न है उत्तरी अयनांत के संबंध कौन कथन असत्य है। इसके संबंध में कौन से कथन असत्य है? उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, बिल्कुल ये सही कथन है। उत्तरी गोलार्ध में जो है उत्तरी अयनांत में सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध जो है वो झुका रहता है पृथ्वी का। और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। 21 जून को चूंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका रहता है तो सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए गर्मी पड़ती है और दिन बड़ा होता है। देखिए सी ऑप्शन कह रहा है कि बड़े दिन और छोटी रातें होती है, वहीं मैं अभी जो कह रहा था। यानी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, यानी असत्य कथन इसमें कोई नहीं है। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न है दक्षिणी अयनांत के संबंध में जो है ना कौन सा कथन सही है। दक्षिणी अयनांत के संबंध कौन कथन सही है, इसमें सही पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है, बिल्कुल सूर्य की ओर झुका रहता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध पर बड़े दिन और छोटी रातें होती हैं। ये तीनों की तीनों कथन सही हैं। बस यहाँ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन बड़े होते हैं। ये क्रिसमस का समय होता है। तो यानी इस ऑप्शन के
तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए 14वां नंबर प्रश्न, किस अवधि को सूर्य की दक्षिणायन अवधि कहते हैं? पिछली बार हमने देखा था किस अवधि को दक्षिणायन कहते थे। हमने दक्षिणायन किसको कहा था? हमने दक्षिणायन कहा था आपको अभी जो जाना था दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब सामने रहता है? 22 दिसंबर को। तो उसको पूछ रहा है कि दक्षिणायन अवधि क्या है। पिछली बार हमने उत्तरी आपको अवधि जाना था, उत्तरायण अवधि जाना था। अब इसमें दक्षिणायन अवधि है। तो ऑप्शन है 23 सितंबर से 21 मार्च, 23 सितंबर से 22 दिसंबर, 21 मार्च से 23 सितंबर और डी 21 मार्च से 21 जून। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर से 22 दिसंबर जो है दक्षिणायन अवधि कहलाती है। क्लियर है? चलिए 15वां नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का समय जो है, क्रिसमस का जो पूर्व नहीं है, ये पर्व है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस ऋतु, चूंकि वो दिसंबर का महीना होता है, दिसंबर का महीना होता है और ये 25 को पड़ता है, 25 दिसंबर को। और यह क्या है? यह आपको ये दक्षिण गोलार्ध में है। ये किस गोलार्ध में है? ये दक्षिण गोलार्ध में है। ये जब दक्षिण गोलार्ध में है तो दक्षिण गोलार्ध में है तो वहाँ दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है? दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की रेखा मकर रेखा पर पड़ती है सीधी। उस समय वहाँ बड़ा दिन होता है और गर्मी पड़ती है, तो ग्रीष्म ऋतु वहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मकर रेखा पर वो सीधी पड़ती है सूर्य की किरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपका विषु के संबंध में कौन कथन असत्य? यहाँ कह रहा है असत्य है, यानी कई कथन इसमें से सत्य होंगे। आइए देखते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका होता है। हमने पिछले आपको जो चित्र देखा था, बड़ा सा चित्र, उसमें हमने देखा था कि विषुव रेखा को बताया गया था 21 मार्च और 23 सितंबर को। मतलब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे और जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ नहीं झुका रहता है। जब एकदम सीधी रेखा में होती है, यानी सूर्य की किरण पूरे विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो दोनों तरफ आपको दिन और रात बराबर होता है। तो इसको याद रखने की जरूरत है कि किस दिन दिन और रात बराबर होता है। हम लोग को अभी तक याद है 21 मार्च 23 सितंबर। इसलिए नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए कि हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे, जब हम लोग छोटे थे, तब हम लोग को ये याद करा दिया गया था। 21 मार्च और 23 सितंबर दिमाग में बैठा हुआ है। तो अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको डी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसमें उत्तर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि कोई असत्य नहीं है। चलिए आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 16 प्रश्न हो गया। चलिए 18 नंबर की जगह आपको ये 17 नंबर होना चाहिए। ये 18 नंबर टाइप गलती से हो गया। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। आपने जो फोटो देखा होगा तो उसमें पता चल गया होगा। तो देखिए क्या है कि उस समय आपको दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? वसंत ऋतु होगी। क्लियर है? उस जो फोटो है उसको बड़े विस्तार से और बड़ा ढंग से उसको देख लेना होगा। आइए 18वां नंबर प्रश्न, सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? अब इनमें से निम्न में से देखिएगा, इसमें से किस दिन पड़ती है? ध्यान रखिएगा कि सीधी पड़ती है। किस दिन पड़ती है सीधी किरणें? और उस दिन दिन और रात बराबर होता है। 21 जून, 21 मार्च, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो अभी हम लोगों ने याद किया था 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसमें से 23 सितंबर है नहीं, 21 मार्च है। तो हम लोग 21 मार्च को चुन लेंगे और उत्तर उसका 21 मार्च लगा देंगे। क्लियर है? चलिए 19 नंबर प्रश्न है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? हम लोगों ने शुरू में देखा था। तो इसका उत्तर हम जानते हैं और क्या हो जाएगा? परिक्रमण। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण। 20वां नंबर प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, दिन रात होने का कारण क्या है? भू परिक्रमण, भू परिभ्रमण,
पृथ्वी का अक्षय झुकाव या चंद्रमा का परिक्रमण। यहाँ देखने क्या की जरूरत यह है कि दिन रात किस से होता है। यहाँ देखिएगा, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण। भी भू परिभ्रमण, परिभ्रमण को ही का दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण का दूसरा नाम आपका घूर्णन है। घूर्णन का भी एक और नाम है दैनिक गति। तो ध्यान रखिएगा, परिक्रमण परिभ्रमण में अंतर करना आपको जानना पड़ेगा। परिक्रमण क्रमण चारों तरफ से, परिभ्रमण अपने पर ही भ्रमण करना यानी अपने अक्ष पर। ये तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? भू परिभ्रमण, पृथ्वी का परिभ्रमण, इसी को जिसको घूर्णन कहते हैं, इसी को दैनिक गति कहते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौसम बदलने का सटीक कारण पूछ रहा है। यहाँ ये सटीक कारण पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें से कई ऑप्शन आपको लगेंगे कि हाँ यह उत्तर है, लेकिन पूछ सटीक रहा है। तो आइए देखिए, पृथ्वी का घूर्णन और सूर्य का परिक्रमण मौसम बदलने का कारण। पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण और अपने अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का घूर्णन और अक्ष पर झुका होना। अगर यहाँ उत्तर सटीक देखेंगे तो यहाँ सी ऑप्शन होगा, यानी पृथ्वी का सूर्य का परिक्रमण करना और अपने अक्ष पर झुका होना। अगर अक्ष पर झुका रहेगा तभी ना वो जब घूमता रहेगा तो उसकी स्थिति में बदलाव होता रहेगा। तो यही है सी ऑप्शन सटीक है। और भी है, पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का परिक्रमण घूर्णन है, सूर्य का परिक्रमण भी है, लेकिन अगर सटीक देखा जाए तो यही है। चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुकी हुई अवस्था में वो करती है, तो मौसम का बदलाव जो है यह सबसे बड़ा कारक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है हमारे, विषुव अर्थात इक्विनॉक्स वर्ष के किस दिन दिन रात बराबर होता है? अब विषुव को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। हम सबको पता है 21 मार्च 23 सितंबर, इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, तो बी उत्तर इसका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपकी छाया किस दिन सबसे छोटी होती है? आपकी छाया किस दिन सबसे छोटी होती है? 21 जून, 22 मार्च, 25 दिसंबर, 14 जनवरी। तो 21 जून को चूंकि एकदम माथे पे पड़ता है, उस दिन कर्क रेखा पर सीधी किरण पड़ती है, यानी हमारे सर पे सीधा पड़ता है। तो जब सीधा पड़ेगा तो हमारी छाया क्या बनेगी? छोटी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस तरह हमने आज 23 प्रश्नों की श्रृंखला देखी। बहुत जल्दी ही मैं अगली श्रृंखला इस भूगोल का लेके आता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।